हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, हम आज क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 12 है, मेन नेचुरल रिसोर्सेज, इसका हम आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें से एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमारा पेट्रोलियम है। क्या मतलब होता है इसका, एंड पेट्रोलियम का उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे कैसे बनता है पेट्रोलियम, ठीक है। इसी को हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड पेट्रोलियम गेट इट्स नेम। पेट्रोलियम का नाम कहाँ से है, ओरिजिन क्या है इसके नाम का, एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड, और ये बनता कैसे है। तो कोयला तो बच्चों प्लांट प्रोडक्ट है, और पेट्रोलियम हमारा क्या है, एनिमल प्रोडक्ट, ये मेराइन एनिमल से बनता है। चलिए, सो ओरिजिन ऑफ द वर्ड पेट्रोलियम। बच्चों, ये शब्द का अगर हम संधि करें, विच्छेद, तो पेट्रा शब्द एक है लैटिन भाषा का, और एक शब्द ओलियम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स पेट्रा, और पेट्रा का मतलब होता है रॉक, चट्टान। ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो इसका मतलब ये वो तेल है जो चट्टानों के नीचे पाया जाता है। हेंस इट मींस द ऑयल व्हिच इज फाउंड अंडर द रॉक्स। कौन सी चट्टानें, ये बच्चों समुद्र के तल पे जो चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, या रेगिस्तान के नीचे बहुत गहराई में खुदाई करने पर चट्टानें मिलती है, वहां पे नीचे से जो तेल निकलता है, गाढ़ा ब्राउन, ब्लैक ब्राउन कलर का चमकीला ऑयल, ये है क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है, या फिर पेट्रोलियम। तो समझ में आ गया, पेट्रा प्लस ओलियम, इनसे मिलकर बना है पेट्रोलियम। कैसे बनता है समझते हैं। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, जहां कभी आज या तो समुद्र है, या पहले कभी लाखों वर्षों पूर्व समुद्र हुआ करते थे। तो बच्चों, आज जहां जहां पे डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है, वो कभी ना कभी समुद्र के तल हुआ करते थे। और ये जो लैंड मासेस हैं, कॉन्टिनेंट से इधर उधर शिफ्ट होते हैं, तो हमारा जो पूरा ज्योग्राफी है वो चेंज होती है। समझ में आ गया। पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पे चिपके हुए थे, जिसको एक बहुत बड़ा सारा लैंड मास कहा जाता था, पेंगिया, ठीक है ना। तो जहाँ-जहाँ मतलब आज समुद्र है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वहाँ समुद्र हुआ करते थे, पहले लैंड मास भी हो सकता है। तो वहाँ पे आज जो डेज़र्ट हैं, वो इलाके पहले कभी समुद्र के नीचे हुआ करते थे, तो ज़ाहिर है समुद्र के नीचे हुआ करते थे, तो मैराइन एनिमल्स वहाँ दबते होंगे खूब सारे, ठीक है कि नहीं क्या? तो जब मैराइन एनिमल्स क्या है, समुद्री जो जीव है, अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी बॉडीज़ नीचे तल पे जमा हो जाती हैं, और उनके ऊपर कई और लाखों सालों तक का मलबा जमा होते रहता है, पानी का दबाव, मलबे का दबाव, उनकी बॉडी सड़ने लगती है, और जबरदस्त प्रेशर, हीट के कारण क्या होता है, वो सॉफ्ट होकर के एक गाढ़े ब्लैक कलर का गाढ़ा ऑयल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उनकी मासेस के अंदर उनका जो बॉडी होती है, बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके सड़ने के कारण एक गैस बनती है, और ये गैस जो होती है वो होती है नेचुरल गैस, और ये सब ट्रैप हो जाता है समुद्र के तल के नीचे। तो बच्चों, समुद्र का पूरा एक तो पानी, पानी के नीचे फिर मैंने बताया कुछ परतें हो गई, मलबे की, डर्ट की, मिट्टी की। वो मिट्टी दब दब के क्या चट्टानों का रूप ले लेती है, ठीक है। और उसके नीचे फिर हमको इनके डेड बॉडीज मिलती है। तो डेड बॉडी जब ये सड़ जाती है, तो ये ऑयल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। और ऊपर की जो परत दर परत जो चट्टानें बनती हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक। तो इनके नीचे, चट्टानों के नीचे ये तेल फंस जाता है, और तेल और चट्टान के बीच में गैस फंस जाती है, जो कि नेचुरल गैस कहलाती है। तो अगर हमको ड्रिल करना हो, तो हम जो समुद्र का तल है उस पे बोर करके छेद करते हैं। छेद करने से चट्टान को फोड़ करके जब हम सबसे पहले चट्टान के नीचे जाएंगे, तो सबसे पहले तो नेचुरल गैस निकलेगी, जिसमें मेनली 95% मीथेन होती है, और फिर निकलता है हमारा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ठीक है। फिर इसी को रिफाइन करके हम तरह तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं। रिफाइनिंग का जो तरीका है वो कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। उसी से फिर हमको हमारा जो है क्या, जो जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फिर लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस, एसफाल्ट, तरह तरह की पेट्रोलियम कोक, ये सारी चीजें हमको मिलती है। तो ये यूजफुल प्रोडक्ट्स हो गए जो कि पेट्रोलियम की देन है। सो पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स। समुद्री जो एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, छोटे बड़े सब, उनकी डेड बॉडी से बनता है। दीज आफ्टर डेथ, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद में, दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। उनका शरीर नीचे जमा हो जाता है तल पे, एंड ग्रेजुअली गेट कवर्ड बाय ह्यूज सेडिमेंट्स ऑफ सैंड एंड रॉक। बहुत सारा रेत की कई परतें जम जाती हैं, जो कि दबाव के कारण वो चट्टान का रूप ले लेती हैं, ठीक है कि नहीं। का तो इस प्रकार की चट्टानें जो परत दर परत जमने से बनती है, उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। दीज गेट डिकम्पोज, और उनका जो सॉफ्ट शरीर है वो सड़ने लगता है, ड्यू टू इंटेंस प्रेशर एंड हीट, दबाव के कारण और जबरदस्त हीट के कारण, एंड ग्रेजुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू डार्क विस्कस फ्लोरेसेंट ऑयली लिक्विड। डार्क मतलब गाढ़ा, ब्लैक ब्राउन कलर का, तो विस्कस मतलब कंसिस्टेंसी में गाढ़ा, ये कलर में गाढ़ा,
ब्लैक ब्राउन, ये विस्कस मतलब थिक, फ्लोरी का तेज, जैसे हमारा शहद नहीं होता क्या गाढ़ा लिक्विड, वैसा विस्कस। फ्लोरेसेंट मतलब चमकदार, उसकी सतह जो होती है वो चमकती है, रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। एंड ऑयली लिक्विड, और यही जो तेल है इसी को हम क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम बोलते हैं, क्योंकि सड़ने से बना है बच्चों, बहुत ही बेकार स्मेल होती है। इट हैज एन हाईली अनप्लेजेंट ओडर, तो इसमें स्मेल होती है जबरदस्त गंदी स्मेल, ठीक। तो ये क्या है हमारा, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तो इसी से तरह तरह के और अलग अलग हम ईंधन निकालते हैं रिफाइनिंग करके। चलिए, नेचुरल गैस मैंने बताया भी क्या होता है, पेट्रोलियम के भंडार के ऊपर ही मिलती है नेचुरल गैस। तो जहां पेट्रोलियम मिलेगा वहां पहले नेचुरल गैस का भंडार मिलेगा, दोनों साथ साथ निकाला जाता है। तो ये नॉर्मली 95% मीथेन ही होती है प्राकृतिक गैस, इसको बस सीधा हम कंप्रेस करके सिलेंडर में भर देते हैं, सीएनजी कहलाती है, ऑटोमोबाइल फ्यूल है ये, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज ए फॉसिल फ्यूल, और ऐसा ईंधन जो हमको मैराइन एनिमल्स की डेड बॉडी से मिलता है, वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है। फॉसिल मतलब जीवाश्मों से मिलने वाला ईंधन। तो नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल which mainly contains methane, 95% methane है इसमें बच्चों, and it is generally found over petroleum deposits under the porous rock। जो सेडिमेंट्री हमारी चट्टान होती है जस्ट उसके नीचे, मैंने बताया ना कि समुद्र का तल पानी, पानी के नीचे चट्टान, चट्टान के नीचे ये पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलेगा। तो पेट्रोलियम तो नीचे की तरफ होता है लिक्विड ऑयल, और उसके ऊपर क्योंकि गैस हल्की होती है उसके ऊपर चट्टान और तेल के बीच में फंस जाता है ये गैस का भंडार, नेचुरल गैस। क्लियर है, 95% मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। हम हमारा जो कार्बन कंपाउंड नामक चैप्टर है वो पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, वहां डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। चलिए अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ होता है बच्चों वन्य जीव, जो जंगलों का जीवन है। जीवन में दोनों ही आ गया, हमारे प्लांट्स एनिमल सब कुछ आ गया, ठीक है कि नहीं, क्या पेड़ पौधे भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। इनके संरक्षण से क्या अभिप्राय है, क्या करें। जंगलों को बचा लो तो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु सब अपने आप ही बच गए, तो उनका संरक्षण देना, ठीक। सो तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब होता है इट मींस प्रोटेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज। समझ में आ गया। तो हम कुछ स्थान जहां पे इनकी अधिकता है, वन्य जीवन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऐसे स्थानों को हम सुरक्षित घोषित कर देते हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार के क्षेत्र कहलाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षण प्रदान किया जाता है इनको। हर प्रकार की जो इलीगल एक्टिविटीज है, हंटिंग हो गया, पेड़ों की कटाई, इस पे पूर्ण प्रतिबंध होता है, ठीक है कि नहीं, कानून द्वारा संरक्षित ये इलाके होते हैं। तो ऐसे कुछ इलाके जो कि सेटअप किए जाते हैं वन्य जीवन की संरक्षण के लिए। वन्य जीवन में प्लांट्स एनिमल्स दोनों आ गए, ये होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं, नेशनल पार्क्स राष्ट्रीय उद्यान, एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आ गए। समझ में आ गया। तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटे इलाके हैं, इसमें प्रॉपर तारबंदी होती है, बाउंड्रीज चिन्हित होती है। नेशनल पार्क थोड़े बड़े इलाके हैं, यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इन पार्क से भी और बड़े इलाके हैं। समझ में आ गया। यहाँ बहुत छोटे इलाके में बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये 3 मेन प्रकार की चीजें हो गई जो कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सेटअप करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज के प्रकार होते हैं। व्हाट डू मीन बाय वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो सीधी बात है बच्चों, आपने एक टैगलाइन सुनी होगी, जल ही जीवन है। इसके बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। सो द वाइज यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन अ मैनर दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो पानी के संरक्षण का अर्थ है वाइज यूज, बुद्धिमत्तापूर्ण यूज, एंड मैनेजमेंट, उसका प्रॉपर रख रखाव। मैनेज किसको करने की जरूरत है भाई, रिसोर्स है, बर्बादी ना हो, प्रॉपर तरीके से उसका यूज हो जाए, यही होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक अच्छे मैनेजर की भांति उसको अच्छे से यूज करना है बिना बर्बाद किए। तो वाइज मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण यूज करना है, मैनेज करना है वाटर को, और इस प्रकार से करना है दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल, सबके लिए लाभकारी हो। अब ये नहीं कि हमने अपने हिस्से का पानी यूज किया बाकियों का बर्बाद कर दिया हमने, नहीं, ठीक है। तो सबके लिए लाभकारी होना चाहिए गतिविधि, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक हम उस पानी को यूज कर पाए जिससे उसकी किल्लत नहीं आए, उसकी कमी ना झेलनी पड़े। ये चीज कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और उसमें क्या क्या आ जाता है कंजर्वेशन में, होता है हमारा अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी को रोकना, उसको उससे बचना, बर्बाद नहीं करना पानी कैसे भी। सेविंग वाटर ऑन इंडिविजुअल बेसिस, हर एक का कर्तव्य है पानी को अपने अपने लेवल पे बचाए। आपका खुद का योगदान, आप पानी को बर्बाद करते हो कि नहीं, तो वो अपना खुद का ध्यान रखना, दूसरा अपने आप करेगा, ठीक है। सो एज एन इंडिविजुअल स्वयं आपका क्या योगदान है पानी को संरक्षण करने के लिए, ठीक है। प्रोटेक्टिंग नेचुरल वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, ठीक है। जो प्राकृतिक हमारे पानी के जो सोर्सेज हैं, नदियां, तालाब, झीलें वगैरह हो गई, उनको पोल्यूट होने से, प्रदूषित होने से बचाना, ये बहुत जरूरी है। जो प्राकृतिक हमारे रिसोर्सेज है पानी के। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बच्चों बारिश का जो पानी है प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का, उसको अगर हम किसी तरह से अगर क्या है उसको हम संग्रहण कर ले, उसको हम सुरक्षित कर ले,
उसको हम स्टोर कर लें तो कई महीने तक उससे काम चल सकता है, कई बार साल-साल भर काम चल जाता है। तो हमारा जो थार डेज़र्ट है वहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, बड़े-बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स बना लेते हैं और छतों के ऊपर जो कलेक्ट होने वाला पानी है, छतों को साफ-सुथरा करके उसी पानी को गाइड कर देते हैं। कच्चा भी हो सकता है वो टैंक और पक्का भी। नॉर्मली पक्का कर लेते हैं तो पानी बना रहता है, कच्चा कर लेते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। ठीक? तो दोनों से ही लाभ होता है। तो ये हो गया बच्चों वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। ठीक है? अगला देखेंगे व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हार्वेस्टिंग मतलब इकट्ठा करना, संरक्षण करना, बचाना, और रेन वाटर मतलब बारिश से मिलने वाला पानी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्शन एंड सेफ स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर इट्स फ्यूचर यूज। समझ में आ गया? तो जो बारिश के रूप में मिलने वाला पानी है उसको कलेक्ट करना, सुरक्षित रूप से उसको स्टोर कर देना, जिससे कि भविष्य में उसको हम यूज कर पाए अच्छे प्रकार से, वो कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द रेन वाटर में बी कलेक्टेड ओवर रूफ टॉप्स एंड गाइडेड टू एन अंडरग्राउंड कंक्रीट टैंक एंड यूज्ड डायरेक्टली। मतलब क्या है, जो भी जल का जो भी हमारा बारिश के रूप में मिलने वाला पानी है ना, उसको हम छतों पे कलेक्ट कर सकते हैं। छत बिल्कुल साफ सुथरी कर दे झाड़ू मार के, ठीक है, छत साफ सुथरी हो गई एंड गाइडेड टू एन अंडरग्राउंड कंक्रीट टैंक। पक्का टैंक बना सकते हैं, सीमेंटेड टैंक बना सकते हैं। ठीक है, तो सीमेंटेड टैंक होगा तो उसमें मिट्टी उट्टी फैलेगी नहीं, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं लंबे समय तक, ऊपर से ढक के रखते हैं। तो बच्चों कई ऐसे भी देश, कई ऐसे भी हमारे राजस्थान में ऐसे इलाके हैं, आप बहुत ज्यादा दूर नहीं चले जाइए, चूरू साइड में चले जाइए, झुंझुनू साइड में चले जाओ आप, ठीक है कि नहीं का तो इस तरफ क्या होता है, छतों पे पानी कलेक्ट करते हैं, साफ सुथरी छतें रखते हैं। पहली बारिश आएगी, झाड़ू मार के रख देंगे उस पे, हल्का सा धुल जाएगा, उसको पानी को बाहर निकाल देंगे और फिर जो साफ सुथरा पानी हो जाता है वेल्व मोड़ करके उसको अंडरग्राउंड टैंक में जमा कर देते हैं। कीड़े नहीं पड़ते, कुछ नहीं होता, और सिर्फ उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी कई बार होता है कि जो वाटर वर्क्स वगैरह का पानी आता है, बेकार आता है पानी, खारा पानी आता है, उसको लोग क्या है नहाने धोने के लिए यूज कर लेते हैं, रिसाइकल्ड वाटर हो या कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन पीने के लिए रेन वाटर बेस्ट है, कोई मिनरल डालने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, इससे बेहतरीन पानी नहीं हो सकता। ठीक है, सो द रेन वाटर में बी कलेक्टेड ओवर रूफ टॉप्स, छतों पे पानी कलेक्ट करना, एंड गाइडेड टू एन अंडरग्राउंड कंक्रीट टैंक एंड यूज डायरेक्टली। तो हम सीधा उसको यूज कर सकते हैं पक्का टैंक बना करके। और अगर हम कच्चे टैंक में, कच्चा मतलब नीचे से मिट्टी का ही रहता है वो, उसमें अगर हम डालते हैं तो धीरे धीरे पानी नीचे जमीन में चला जाता है, रिचार्ज हो जाता है ग्राउंड वाटर। समझ में आ गया? अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज हो जाता है तो पानी का लेवल हायर बना रहेगा, जमीन में पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, प्रदूषित होने से बच जाएगा। इट में ऑल्सो बी कलेक्टेड इन स्लोपी एरियाज। और कई बार क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक और भी तरीका, जहां पे बच्चों ढलान होती है, स्लोप होता है, तो स्लोपी एरिया में ऊपर से पानी बह के आ रहा है, तो उसके रास्ते में हम क्या है, एक बड़ा सारा डोली बना देते हैं, पाल बना देते हैं, मतलब कंक्रीट वगैरह डाल करके, या फिर हम क्या है, मिट्टी जो होती है ना, मोरम वाली जो मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर वाली जो मिट्टी, तो वो डाल के एक बांध जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये अर्ध गोलाकार कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो आपने खेतों में देखा होगा, खेतों में छोटी डोलियां बनाते हैं ना, बस वैसी थोड़ी बड़ी साइज की बना देते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या बंधे बोलते हैं इनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, या फिर एनीकट या मिनी डैम कहलाता है। तो वो जो स्लोपी इलाका होता है जहां से पानी बह के नीचे को आएगा, उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। और ये जो पानी बह के आ जाएगा, और जो हम डोली वगैरह बना देंगे, पाल बना देंगे, जो वो कहलाता है अर्थन इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट मतलब होता है पाल बना देना। ठीक है, आप भूदोली वाला डैम देख लो जाके, कहीं पे भी जो कच्ची मिट्टी के डैम बनाए जाते हैं, तो ये ट्रेपेजॉइड या फिर क्रेसेंट्रिक, क्रेसेंट्रिक होता है ऐसे गोल डोली बना देना, ऐसी ऐसी गोल। और ट्रेपेजॉइड मतलब होता है बच्चों, बेस तो चौड़ा होगा और ऊपर से पतला होगा, मतलब बेस और टॉप ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ गया कि नहीं? क्या ट्रेपीजियम जैसा होता है, ऊपर के छोटी साइड, नीचे की बड़ी साइड, तो बेस तो मजबूत होना चाहिए और ऊपर थोड़ा छोटा होगा। तो मान लीजिए बेस 3-4 मीटर तक हमने मिट्टी डाल दी, ऊपर हमने 2 मीटर तक डाल दी और ऐसे स्लांटिंग कर दिया, तो इसे कटाव नहीं होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेपीजॉइड अर्दन एम्बैंकमेंट, मतलब मिट्टी से बना हुआ है ये पाल। तो ये पानी के बहने को रोक देता है, और क्या पानी जमा हो जाता है वहां पे, लंबे समय तक वहां पानी पड़ा रहेगा, ऊंचाई तक भरा रहेगा, तो अंडरग्राउंड चले जाता है, डायरेक्टली वहां से निकाल भी सकते हैं, खेती बाड़ी के काम आ जाता है, जानवरों के, मवेशियों के पीने के काम आ जाता है, लोग वहां से ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट कर लेते हैं, और साथ में क्या है, वो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। ये भी कैचमेंट एरिया में, इस प्रकार से भी ये एक कम्युनिटी लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे किया जा सकता है। तो ये हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं बच्चों, पानी जो होता है ना, पानी हमको नदियों के रूप में मिलता है, और नदियों पे उनसे बहुत ज्यादा हम बेनिफिट्स लेने के लिए क्या बड़े बड़े डैम बना देते हैं, क्योंकि बड़ी नदियां होती हैं, साल भर पानी बहता, तो कई बार सीवियर बाढ़ भी आती है। ठीक है, उस बाढ़ से बचने के लिए वहां पे बहुत बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं। तो डैम से क्या होता है, फायदे तो होते हैं भाई,
साल भर पानी मिलता रहेगा, बाढ़ आती है तो बाढ़ से बचा जा सकता है, ठीक है? लेकिन बहुत बड़े डैम बनाते हैं तो उसके फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। तो बहुत बड़े डैम बनाने के नुकसान क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है कि नहीं? सो व्हाट आर द डैम बनाओ छोटे स्तर के बनाओ, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम्स? बहुत बड़े डैम बनाने के नुकसान क्या है वो देख लेते हैं हम। लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग नियर बाय आर डिस्प्लेस्ड एंड their fertile land is acquired without giving adequate compensation and making arrangements for rehabilitation, and this creates dissatisfaction among them. क्या मतलब है इसका? मान लो किसी इलाके में डैम बनाना है, ठीक है? नदी का जो नॉर्मल कोर्स है, नदी का जो रास्ता है, नदी चले आ रही है अपना, तो जिस जगह पे डैम बनाना होता है, चिन्हित किया हमने इलाका, वहां पे हमको नदी को चौड़ा करना पड़ेगा और गहरा करना पड़ेगा। बड़ा एक तरह से टैंक जैसे ये डैम, रिजर्वायर है, बर्तन एक तरह का, ठीक है? तो नदी के रास्ते पे ही बनता है हमेशा, कभी हट के नहीं बन सकता, ठीक है? तो नदी को हमको एक बार तो नदी को हमको रोक देना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है? जहाँ पे जिस सीजन में नदी का पानी नहीं है, बर्फ नहीं पिघल रही है, तो वहां पे हम नदी का पानी जब कम होता है तो उसको खोद करके बहुत गहरा गड्ढा कर देते हैं और नीचे से पूरा बेस कंक्रीट का बना देते हैं। समझ आ गया कि नहीं? ऊंचा ऊंचा डैम बना देते हैं और सामने गेट लगा देते हैं बड़े बड़े। उन गेट में छोटे छोटे होल्स रख देते हैं, जब चाहे किसी को खोल दें, ओवरफ्लो हो जाए तो वो खोला भी जा सकता है। तो इस प्रकार से बड़े लेवल पे पानी को रोक दिया जाता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी कलेक्ट हो जाता है, ठीक है? लेकिन इससे क्या है कि बहुत बड़ा इलाका हमको जंगलों का विनाश करना पड़ता है, आसपास किसी के घर हो, लोग हो, ट्राइबल पीपल हो, उनको मूव करना पड़ता है। लोगों की जो उपजाऊ भूमि होती है जो कि नदी के आसपास होती है, बच्चों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके खेत बिल्कुल नदी के आसपास ही होते हैं और नदी के पास होने से सिंचाई में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कहीं पे पंप सेट डाला, सीधा सिंचाई कर ली। ऐसे किसी की क्या सरकारी मदद की आवश्यकता नहीं होती, नदियों में पानी आता ही है साल भर। तो उनकी जो उपजाऊ भूमि है वो अक्वायर कर ली जाती है। सरकार जो होती है फोर्सफुली क्या है, लोगों को वहां से हटा देती है, डिस्प्लेस कर देती है और उनकी जो उपजाऊ भूमि है वो उनसे ले ली जाती है। उनको उचित कंपेंसेशन, हर्जाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाती है। तो रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास। तो वो जो आसपास नदियों के जहां डैम बनता है उसके आसपास के लोग जो होते हैं उनकी उपजाऊ भूमि उनके हाथ से चल जाती है, उनको उचित हर्जाना कंपेंसेशन उनको नहीं मिलता और ना ही उनके रहने की पुनर्व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था ढंग से हो पाती है। तो इससे क्या उनमें क्या है, रोष फैलता है, डिससेटिस्फेक्शन, समझ में आ गया? उसमें असंतोष की भावना फैलती है और वो मूवमेंट, आंदोलन छेड़ सकते हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है बच्चों? ऐसे बड़े बड़े डैम बने हमारे। एक तो टिहरी में डैम बना है, उत्तर प्रदेश में टिहरी में, वहां खूब लोगों ने विरोध किया। और इसी प्रकार से हमारा एक सरदार सरोवर नर्मदा नदी के ऊपर डैम बना है बहुत बड़ा, उसका भी खूब विरोध हुआ था बड़ा करने के चक्कर में। तो ऐसे आंदोलन खूब हुए हैं हमारे देश में, ठीक है ना? कि बड़े डैम से नुकसान ज्यादा होता है, लोगों को बहुत नुकसान होता है। बिग डैम्स कंज्यूम ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हार्ड अर्न्ड पब्लिक मनी। अब डैम बच्चों कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, कोई प्राइवेट पार्टीज नहीं बनाती, सरकार जो होती है इसके लिए पैसा अलॉट करती है। सरकार की कमाई क्या है, लोगों से टैक्स जमा करके। तो जो सरकार धन खर्च कर रही है बड़े डैम बनाने के लिए, वो हमारा हार्ड अर्न्ड खून पसीने की कमाई है, पब्लिक मनी है। और ये पब्लिक मनी बच्चों जब भी सरकारी कामकाजों में जाता है ना तो बहुत सारा पैसा करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? गया मतलब दिखाया तो ज्यादा जाएगा, इतना लग गया, लगता कम है। आपने देखा होगा रोड वगैरह का काम चलता है तो 10 लाख की रोड होगी तो एक्चुअली 5 लाख भी खर्च नहीं किए जाते उसके ऊपर। समझ में आ गया? और इधर उधर बंदर बांट होती है और खूब सारा जो धन है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि ये डैम के काम 2-4 साल में खत्म नहीं होते। 20-20, 30-30, 50-50 साल तक डैम के काम चलते हैं और इतने समय में हर साल जो अलॉटमेंट होता है, उनको जो फंड आता है उसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। कोई वहां जाके मतलब निगरानी थोड़ी करता है कि क्या लगा, कितना लगा। और बहुत ज्यादा इसमें स्कोप होता है करप्शन का। बहुत सारा जो हार्ड एंड पब्लिक मनी है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, ठीक है? उसके बाद लार्ज डैम्स फेल टू प्रोवाइड प्रोपोर्शनल बेनिफिट्स। बच्चों डैम बनाने से फायदे तो होते हैं, लेकिन जिस कदर हमने इन्वेस्टमेंट किया, जितना पैसा फूक दिया, जितना नुकसान हो गया पर्यावरण का, उस प्रपोर्शन में बेनिफिट नहीं मिलते। मतलब नुकसान तो ज्यादा हो गया और बेनिफिट होते हैं रिलेटिवली कम। तो बहुत बड़े डैम से नुकसान ज्यादा हो जाता है, बेनिफिट थोड़े कम होते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या फॉरेस्ट नीड टू बी क्लियर्ड फ्रॉम ए लार्ज एरिया। बड़े इलाके से जंगलों को हमको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है और उससे बहुत बड़ा लॉस होता है, हानि होती है जीवों की विविधता की, बायोडायवर्सिटी का परमानेंट लॉस हो जाता है, प्राकृतिक घर छिन जाता है जीव जंतुओं का और उनकी कमी आ जाती है संख्या में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो ये बच्चों बड़े डैम बनाने के नुकसान है। तो डैम बनाओ बट बहुत बड़े आकार के नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? वो एक सीमित आकार के होने चाहिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। राजस्थान में जो वाटर कलेक्शन मतलब
जल संरक्षण जो है ना, उसके परंपरागत तौर तरीके कौन से, किस प्रकार से पानी का संरक्षण किया जाता है हमारे स्टेट राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है लोगों को। तो बच्चों कुछ परंपरागत तौर तरीके हैं जो आज भी यूज होते हैं, बहुत पुराने तरीके हैं ये। पहला खड़ीन या फिर खदीन बोल सकते हैं इसको। तो बच्चों आपने सुना होगा राजस्थान को हम बोलते हैं धरती धोरारी। धोरा का मतलब क्या होता है, ये खदीन है, ठीक है, या खड़ीन, ठीक है। धोरा, तो धोरा क्या होता है बच्चों? अब इसका देखो एसएस में अलग ट्रेडिशनल मतलब है। आज मैं यहाँ पे आज इसके क्या मायने, साइंटिफिक वे में क्या इसका यूज है वो देखेंगे। तो प्रचलन में या इसकी यूसेज में थोड़ा सा फर्क आया, ठीक है कि नहीं क्या? तो पहले क्या होता था बच्चों, एक लो लाइंग इलाका होता था। वहां पे क्या होता है, तीन तरफ से पाल बना करके, एक तरफ से ऊंचा होता था तो वहां से पानी आकर के भरता था। बस इसमें खाली पत्थर लगा देते थे, बाउंड्री उसमें मिट्टी लगा देते थे, तीन तरफ से बाउंड्री होती थी, चौथी तरफ से बह करके पानी इसमें आता था, वो होता था खड़ी। तो आपको एसएस की बुक्स में इस प्रकार के डायग्राम्स मिलेंगे। लेकिन आज इसका मायने अलग है। आज क्या किया जाता है बच्चों, आज भी खड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वो इलाका है जहाँ पे वैसे तो पानी की किल्लत है, लेकिन पानी जब बहता है ना, तो स्लोपी इलाका होता तो बह के आगे चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि उन स्लोप से पानी रुके, तो वहां पे पता है छोटे छोटे शैलो ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं। शैलो मतलब कम गहरे, 2-2 2.5 2.5 फीट के ऐसे गड्ढे, नालियां सी खोद दी जाती है, इंटरकनेक्टेड जाल जैसा। तो मान लीजिए पूरा बड़ा सारा खेत है, तो हमने क्या किया, इधर से एक नाली खोद दी ऐसे, फिर यू शेप में टनल लगी, इधर से खोद दी, फिर यू शेप में टनल लगी, इधर से ऐसे 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 जिगजैग जिगजैग नालियों का सा पूरा जाल बना दिया। इन नालियों को हम धोरा बोलते हैं। 2-2.5 फीट चौड़ी और इतनी ही गहरी हो सकती है, समझ में आएगा? शैलो फरोज, समझ में आएगा? फरो मतलब नालियां, इनका पूरा नेटवर्क तैयार कर दिया। अब बच्चों अगर ये नालियां जैसी बन गई हैं, गड्ढे बन गए हैं, तो जब बारिश का पानी बह के निकलेगा तो पहले तो इनको भरेगा, समझ में आएगा? 2-2 2.5 2.5 फीट तक नालियों में पानी भर जाएगा, तो ये भरा रहेगा और धीरे धीरे ये रिचार्ज हो जाएगा ग्राउंड। मतलब ये पानी लगभग 1-1.5 मीटर तक पूरा अच्छे से भर देता है, मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाती है, ठीक है। तो रेनी सीजन में जब भी बारिश मिलेगी, इन धोरों में पानी कलेक्ट कर लिया जाता है। पूरा आसपास की मिट्टी गीली हो गई, तो इसने एक तरह से क्या, शैलोज के जो शैलो मतलब कम गहरे जो फरोज हैं, गड्ढे हैं, नालियां हैं, ठीक है, उनमें पानी भरने के कारण क्या होता है, वो पूरी जमीन गीली हो गई अच्छे से। पानी भरा रहता है ना कई दिनों तो गीली हो जाती है, तो ये फार्म लैंड जो है उसमें वाटर ट्रैप होने के कारण सैचुरेट हो जाती है। एंड दिस इज वाटर सैचुरेटेड लैंड इज यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। बाद में जब बरसना बंद हो गया पानी, तो इसको लेवल करके हल उल चला करके इसमें खेती बाड़ी कर ली जाती है। अगले साल फिर इसको वापस ट्रेंचेस बना के तैयार कर दिया जाता है। समझ आएगा कि नहीं? क्या तो हर साल क्या है, पानी को कुछ इलाके में ट्रैप करते हैं, जमीन को गीला कर लेते हैं, सैचुरेट कर लेते हैं इन फरोज के माध्यम से, और फिर क्या है, उसमें हम खेती बाड़ी करते हैं। तो ये तरीका कहलाता है खड़ी। ये आजकल का मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है, धोरा। ठीक। पॉन्ड्स बच्चों, पोखर बोलते हैं तालाब। तो पॉन्ड्स आर रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब होता है कि जल को जो है स्टोर करने का बर्तन रूपी स्ट्रक्चर जो हो गया। तो पॉन्ड्स आर नेचुरल रिजर्वायर्स, दे आर आल्सो नोन एज पोखर। इसको हिंदी में पोखर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दे मे बी नेचुरल एज इन अजमेर, टीकमगढ़, जो कि बुंदेलखंड में, और दे कैन बी मैन मेड लाइक दोस फाउंड इन उदयपुर। बच्चों ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जो अपने आप ही बने हो प्रकृति में। तो अजमेर और टीकमगढ़ जो बुंदेलखंड में, वहां तो प्राकृतिक है ये पॉन्ड्स। और कुछ हमारे मैन मेड भी हो सकते हैं उदयपुर में, जिसको हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। वहां अधिकतर जो तालाब वगैरह छोटे बड़े, वो सब क्या है, मैन मेड, खुदाई करके बनाए गए। तो कैसे बनते हैं खुदाई करके? दे स्टोर वाटर विच इज यूज फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर। तो इनको पानी जमा करने के लिए यूज किया जाता है, जो पानी हम क्या है बाद में सिंचाई के लिए काम में ला सकते हैं, एंड ड्रिंकिंग पर्पस, और पीने के लिए भी उपयोग लाया जाता है ये पानी। यूजुअली दे आर मेड ऑन डिप्रेस्ड लैंड विद क्ले सॉइल। और इनको बनाया कहाँ जाता है? इनको लो लाइंग इलाकों में बनाया जाता है, डिप्रेस्ड लैंड में बनाया जाता है विद क्ले सॉइल। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। तो इलाका निचला हो तो ज्यादा खोदना नहीं पड़ेगा, पहले से ही गड्ढा है, थोड़ी सी मिट्टी और निकाल ली हमने, और चिकनी मिट्टी होती है तो पानी जल्दी से नीचे घुसता नहीं है, तो पड़े रहेगा लंबे समय तक तालाब के अंदर। तो उसको हम यूज करते हैं इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। पॉन्ड्स बहुत ज्यादा गहरे स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला लेक। लेक होती है झील है। ये झीलों का साइज बहुत छोटे से लेकर काफी बड़ा तक हो सकता है। कई कई ऐसी भी झील है बच्चों हमारे संसार में, जो हमारे पूरा जो स्टेट राजस्थान है इससे भी बड़ा इलाका घेरती है। इतनी बड़ी बड़ी झीलें भी है। और लेक इज एन एरिया ऑफ वेरिएबल साइज फिल्ड विद वाटर। तो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, छोटे से लेकर बहुत बड़ी तक हो सकती हैं। खारा पानी वाली भी है, मीठे पानी वाली भी है, ठीक है कि नहीं? अलग अलग साइज हो सकते हैं। इट इज लोकलाइज इन ए बेसिन। बेसिन मतलब होता है लैंड का इलाका, ठीक है। इट इज लोकलाइज इन ए बेसिन सराउंडेड बाय लैंड। तो झील में पानी होता है, चारों तरफ से भूमि लैंड से घिरी रहती है। और लैंड भी कौन सा, मेन लैंड का हिस्सा है। ये किसी आइलैंड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, समुद्र से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो कोई एक आइलैंड है, आइलैंड में कहीं पे एक छोटा सा झील जैसी दिख रही है, बच्चों झील में खारा पानी होगा। इस तरह की झील, क्योंकि एक क्या है, ओशन बॉडी का हिस्सा होता है, तो ओशन का ही पानी फूट करके वहां बीच में जमा हो जाता है, इसको लगून कहते हैं। तो
आइलैंड है चारों तरफ, उसके बाहर समुद्र है, तो समुद्र का ही पानी फूट के नीचे से आ जाता है, तो ये लगून होता है। तो झील हमारी लगून नहीं होती है, ध्यान देना। तो वो ओशन से घिरी ना हो, ये मेन लैंड से घिरी होती है, कॉन्टिनेंट से। लेक्स लाई ऑन लैंड विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ ओशन, तो समुद्रों का इलाका, महासागरों का भूमि नहीं होती है लेक, ठीक है। हेंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम लगून्स, तो लगून जो होते हैं नॉर्मली महासागरों के बीच में पाए जाते हैं, कहाँ पे, नॉर्मली आइलैंड्स में पाया जाता है, लेक्स उनसे अलग होती है। मोस्ट लेक्स हैव स्मॉल रिवर्स और चैनल्स टू फीड देम, तो अधिकतर झील है ना, लो लाइंग इलाका, उसमें कोई नदी या कोई नाली, नहरें, ये पानी पहाड़ी इलाकों से लाती हैं, बारिश उरिश का, और उसमें कलेक्ट करके उसको फीड करते हैं, जिससे कि झील भरती है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी इलाका होता है जहां झील से पानी बाहर निकलता है, जो कि ड्रेनेज कहलाता है। तो मतलब इसमें कुछ इनपुट भी होते हैं जहां से पानी अंदर प्रवेश करता है, झीलों में झीलें भरती हैं, और कुछ आउटलेट भी होते हैं। तो मोस्ट लेक्स हैव स्मॉल रिवर, छोटी नदियां, चैनल्स, नहरें, टू फीड देम, मतलब जिनसे पानी वहां अप्रोच करता है, आता है पहाड़ों से बह के, एंड एन आउटलेट, और कुछ बाहर निकलने का भी जगह होती है, जिससे कि लेक खाली होती है, ड्रेन होती है। समझ में आ गया कि नहीं का? कई आपने देखा होंगे बड़े-बड़े जो वाटरफॉल्स होते हैं, वो बड़ी-बड़ी झीलों से निकलते हैं, पहाड़ों के ऊपर बड़ी-बड़ी झीलें बन जाती हैं, ओवरफ्लो होती हैं, तो वो झीलों का पानी निकल-निकल के ऊपर चट्टानों से नीचे गिरता है, जो कि वाटरफॉल्स के रूप में हमको दिखाई देता है। तो अधिकतर वाटरफॉल्स ऐसी बड़ी-बड़ी क्या है, झीलों के से ही निकल के बने, आउटलेट से उनके, तो ड्रेनेज कहलाता है ये, ठीक है। तो नॉर्मली ये बड़ी होती हैं, लार्जर एंड गहरी होती है पॉन्ड से, तालाब जो होते हैं ना, पोखर, उससे बड़ी भी है साइज में और बहुत गहरी, तो गहराई इनकी 50-50, 100-100 मीटर तक भी हो सकती है, इतनी भी गहरी हो सकती है, शिप भी चल सकते हैं इनके अंदर। लेक चिल का एग्जांपल फतेह सागर, जो कि उदयपुर में है, लेक नक्की, जो, और एक डल लेक है। डल लेक कहाँ है बच्चों हमारी, ये हमारी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है कि नहीं क्या, और सर्दियों में तो बर्फ से ढक जाती है पूरी ये, ठीक है। तो ये कुछ हमारी लेक्स हो गई, जो कि मीठे पानी की झीलें, ठीक है। कुछ कुछ लेक्स में खारा पानी भी होता है, हमारी जो फॉर एग्जांपल लेक सांबर है जयपुर के पास में, अजमेर के पास में, ठीक है, तो उसमें खारा पानी है। चलिए अगला हमारा है बावड़ी, इसी को हम बच्चों इंग्लिश में स्टेपवेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ट्रेडिशनल, ये परंपरागत तरीका है बावड़ी जो होता है। तो पक्की सीढ़ियां वगैरह बनाई जाती है, सेंटर में एक डिप्रेस्ड रीजन होता है जहां पानी भर दिया जाता है, और आसपास का जो स्लोपी इलाका होता है, वहां से पतली पतली नलियां खोद करके बिल्कुल यहाँ तक पानी को गाइड कर दिया जाता है। तो इन बावड़ी में रेन वाटर जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, समझ में आ गया। तो दीज आर ट्रेडिशनल स्टेपवेल्स, परंपरागत ये स्टेपवेल्स। स्टेप क्या मतलब सीढ़ियां, तो सेंटर वाला जो डिप्रेस्ड पोर्शन है वहां तक उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती है, ठीक है। एंड दे कंटेन स्टेपवेल्स कंटेनिंग वाटर एट ए सेंट्रल डिप्रेशन, और सेंटर में बिल्कुल गड्ढा होगा छोटा सा, उसमें क्या पानी जमा होता है, नॉर्मली ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है। रेन वाटर में बी गाइडेड इनटू दीज थ्रू चैनल्स, तो पतली पतली नहरों से या पतले पतले चैनल्स, नलियों के माध्यम से बारिश का पानी ढलानी क्षेत्र से गुजर करके वो इसमें आकर के जमा हो जाता है। गुजरात में इनको हम वावड़ी कहते हैं, यहाँ पे बावड़ी बोल देते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में इंग्लिश में इसी को स्टेप वेल कहा जाता है। देखा होगा आज भी गाँव में कई जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टोबा, नाड़ी एंड टंका, ओके। टोबा बच्चों क्या होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से कुछ लो लाइंग इलाके होते हैं जो कि डेजर्ट रीजन में देखने को मिल जाते हैं। तो लो लाइंग इलाका है, निचला इलाका है, तो आसपास का जो ऊपर वाला इलाका, वहां से पानी ऑटोमेटिकली अगर जब बरसता है तो बह करके इस स्थान पे नेचुरली कलेक्ट होता है, समझ में आ गया। तो ये इलाका कैचमेंट एरिया भी कहलाता है, ठीक है। तो मतलब जो लो लाइंग इलाका है उसको तो बोलते हैं टोबा, और वो जो स्लोपी इलाका है जहां से पानी बहता है नीचे वाले इलाके की तरफ आता है, वो कहलाता है कौन सा, कैचमेंट इलाका, जो स्लोपी एरिया है कैचमेंट, तो वहां से पानी कैच करके इस जगह पे कलेक्ट हो जाता है। तो टोबा इज ए लोकल नेम, तो ये हमारा लोकल नेम है राजस्थान का ही, गिवन टू ए ग्राउंड डिप्रेशन, जो कि ग्राउंड में डिप्रेशन मतलब जस्ट डिप्रेस गड्ढा नुमा पोर्शन है, विद ए नेचुरल कैचमेंट एरिया। हमने कुछ नहीं बनाया, नेचुरल प्राकृतिक हिस्से होते हैं जो अपने आप ही बने हुए हैं। तो गड्ढा वाला इलाका और साथ में कुछ क्या है, स्लोपी एरिया, जहां से पानी बह करके कैचमेंट एरिया होता है, वहां से इसमें जमा हो जाता है। इसी को हम हिंदी में जोहड़ नाम से भी जानते हैं। तो पौंड पोखर अलग था, जोड़ ये छोटे होते हैं पौंड से। एंड टोबा आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन थार डेजर्ट, तो कहीं कहीं पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा बहुत पानी हमको जमा मिल जाएगा। तो वहां पे ये क्या है, पानी के मेन सोर्सेज है हमारे थार डेजर्ट में, राजस्थान में, टोबा, ओके। अगला है हमारा नाड़ी। तो टोबा कई बार काफी गहराई 10-10, 15-15 फीट भी गहरे हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं का। नाड़ी, नाड़ी टोबा की जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, बस ये थोड़े से कम गहरे होता है, बिल्कुल सेम तरीका ही है, ठीक है। तो नाड़ीज आर आल्सो स्मॉल रिजर्वायर्स, तो बस इसके मुकाबले ये थोड़े छोटे हैं, गहरे कम है। तो नाड़ीज आर स्मॉल रिजर्वायर्स ऑन ए डिप्रेस्ड डेप्थ, ये भी क्या है, दबी हुई जो गड्ढे नुमा भूमि है वहां पे होता है, वेयर रन ऑफ वाटर नेचुरली गेट्स कलेक्टेड, समझ में आ गया। तो बहता हुआ जो पानी आता है वो इस इलाके में अपने आप ही आकर के जमा होता है। दे आर जनरली लेस डीप देन
टोबा, टोबा से थोड़े से कम गहरे होते हैं। तो ये दो है परंपरागत तौर तरीके जहाँ पे बावड़ी, टोबा और नाड़ी, ये राजस्थान में वाटर कलेक्शन के ट्रेडिशनल मेथड्स है। टोबा थोड़े ज्यादा गहरे हैं और नाड़ी थोड़ी कम गहरी होगी, ठीक है, नदी नहीं पढ़ेंगे इसको, नाड़ी है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टंका। बच्चों मैंने दो प्रकार के बताए थे, ये हम क्या है कि रूफ टॉप पे क्या होता है, पानी कलेक्ट करके हम पक्के टैंक्स बना सकते हैं और उनमें पानी भर सकते हैं जिसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पीने के लिए। कच्चे टैंक बना देंगे गड्ढा खोद करके, गहरा सारा 20-20 50-50 फीट के भी गड्ढे खोद सकते हैं, जिससे कि क्या है अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सकता है। ये तो हो गया पर्सनल लेवल पे, घरेलू लेवल पे अपने आंगन में कर सकते हैं। और कई लोग क्या करते हैं पता है, कम्युनिटी लेवल पे, भाई अपने आप नेचुरली कोई कैचमेंट एरिया नहीं है, डिप्रेस एरिया नहीं है, तो लोग खुद भी खुदाई करके ऐसा एरिया तैयार कर देते हैं। कच्चा टैंक जैसा स्ट्रक्चर गोल गोल गड्ढा सा बना लेते हैं, आसपास का पानी कलेक्ट हो जाएगा उस एरिया में। और तो ये जहाँ पे खुद नेचुरल डिप्रेशन नहीं होता, वहां पे मैन मेड जो स्ट्रक्चर है वो टंका कहलाता है बस खाली, इसमें ये फर्क है। तो द सॉइल फ्रॉम लो लैंड, तो थोड़ा निचला इलाका है बट उसको और ज्यादा गहरा करने के लिए, जिससे कि ज्यादा पानी जमा हो पाए, उसको खोद दिया जाता है। तो द सॉइल फ्रॉम लो लाइंग लैंड एरिया इज डग आउट, तो पहले से कोई निचला स्थान चुनेंगे, उसको और ज्यादा गड्ढा कर देंगे टू मेक स्मॉल रिजर्वर। छोटे छोटे यहाँ पे क्या है रिजर्वर्स, मतलब वाटर को होल्ड करने वाले स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं टंकास, ठीक है। सो ये आसपास का जो कैचमेंट स्लोपी एरिया है, वहां से पानी कलेक्ट करके यहाँ पे जमा होते जाता है। और ये क्या है, पड़ा पड़ा धीरे धीरे रिसाव करेगा तो पानी जमीन के अंदर घुसेगा, तो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी क्या कर देता है, रिचार्ज कर देता है। तो बच्चों 7 ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग तरीके थे राजस्थान में, इनमें से किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, सब के ऊपर एक ऐसे टाइप बड़ा 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट स्पीसीज कैटेगराइज्ड बाय आईयूसीएन। बच्चों ये संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन जो है उनके संरक्षण के लिए बनाई गई है। और इसने जितने भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनको 5 अलग अलग कैटेगरीज में इसने डिवाइड किया है। तो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है देख लेते हैं। सबसे पहले है बच्चों एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एक्सटिंक्ट प्रजातियां वो हैं जो आज हमको देखने को नहीं मिलती, जिंदा नहीं है, इनको हम खो चुके हैं, पिछले कुछ दशकों में हमने इनको खो दिया है, या फिर बहुत पहले ही ये हमारे संसार से मिट चुकी है, विलुप्त हो गई है जो प्रजातियां वो है। सो दीज आर द स्पीसीज व्हिच आर नॉट अलाइव टुडे, ये आज जीवित नहीं है। These have already become extinct। तो बस ये जानकारी देने के लिए, इनके बचाने के लिए कोई उपाय अभी करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। सो वो विलुप्त हो गई है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टेड स्पीसीज, जो बर्बाद हो चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, वो है ये प्रजातियां, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टेड स्पीसीज भी कहते हैं जिनका क्या है, जो डिस्ट्रक्शन हो गया, जो नष्ट हो गई है। एग्जाम्पल इसमें आते हैं डायनासोर्स, डोडो पक्षी हुआ करता था, ये पिंक हेडेड डक, एक हिमालयन क्वेल, और ये कुछ ऐसे पक्षी हैं। और कुछ ये रेप्टाइल्स जो कि क्या है, नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। डोडो मेडागास्कर आइलैंड में मिलता था एक पक्षी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है हमारा मोर, क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये वो स्पीसीज है बच्चों जिनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, ठीक है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस, मनुष्य की गतिविधियां ऐसी हो गई हैं कि इनका जो प्राकृतिक घर है उसके अंदर भी मनुष्य घुस पड़ा है, उनके जंगलों को नाश कर रहा है, तो धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम रह गई है और अब इन पे सर्वाइवल का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले समय में यदि हमने इनको बचाने के उचित कदम नहीं उठाए, उचित उपाय नहीं किए, तो आने वाले समय में ये नष्ट हो जाएंगे, हमको भविष्य में देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्लांट और एनिमल स्पीसीज एग्जिस्टिंग इन सच ए स्मॉल नंबर, इतना कम संख्या में रह गई है दैट इट इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, और इन पे खतरा मंडरा रहा है विलुप्ति का, एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य की दखलंदाजी के कारण इन पे क्या है, विलुप्त हो जाने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इफ एडिक्वेट स्टेप्स आर नॉट टेकन फॉर देयर कंजर्वेशन, यदि हमने इनको संरक्षण देने के लिए अभी से तुरंत प्रभाव से उचित कदम नहीं उठाए, then these may get extinct in a near future, निकट भविष्य में ये विलुप्त हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। ये हो गई इंडेंजर्ड स्पीसीज। एग्जांपल इसमें कुछ है, रिनोसेरॉस जो गेंडे, ये असम में पाए जाते हैं। ब्लू बुल, नील गाय जिसको बोलते हैं, रोज भी बोलते हैं कि लोकल लैंग्वेज में, गोदावन पक्षी है राजस्थान में, मैंने अभी थोड़ी देर पर डिस्कस किया था। गेंजेटिक घड़ियाल, गंगा नदी में जो घड़ियाल पाए जाते हैं। लायन, बब्बर शेर, ये गुजरात में गिर के लायंस। बगीरा, ब्लैक पैंथर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, काले कलर का होता है तेंदुआ जैसा बगीरा। तो ये कुछ इंडेंजर्ड कैटेगरी के जीव है। आप लोगों ने इनको तो मेरे ख्याल से रियल में एक आधे कोई देखा होगा, अदरवाइज बहुत ही रेयर है। इससे पहले कि खत्म हो जाए तो अपने जीवन काल में इनको देख लो, रोज देखे होंगे आपने मेरे ख्याल से, और बाकियों का मुझे कोई आइडिया नहीं कि आपने किसी को देखा भी है कि नहीं रियल में, लाइव, ठीक है। चलिए वल्नरेबल स्पीसीज। तो बच्चों वल्नरेबल का मतलब होता है कि आज तो ठीक ठाक है इनकी संख्या, लेकिन धीरे धीरे इनके लिए परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है, परिस्थितियां इनके लिए
मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है और हमारे कारनामों के कारण, मनुष्यों के कारण। तो ये कभी भी खतरे वाले निशान में आ सकते हैं। तो आज तो ठीक-ठाक नंबर है, लेकिन परिस्थितियाँ बिगड़ते इनके सर्वाइवल पे खतरा मंडरा सकता है निकट भविष्य में। अगर परिस्थितियों में सुधार नहीं होता है, तो ये इस कैटेगरी में आने वाली स्पीशीज़ है, इंडेंजर्ड में गिर जाएँगी। तो अभी वल्नरेबल, अभी ठीक-ठाक है। तो इट इंक्लूड्स दोज़ स्पीशीज़, ये वो प्रजातियाँ हैं इसमें whose सर्वाइवल इज बिकमिंग डिफिकल्ट। अभी क्या है उनका, तो इंडेंजर्ड वाली से तो ज्यादा संख्या में, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां कठिन होती जा रही हैं और उनका सर्वाइवल मुश्किल मुश्किल होता जा रहा है ड्यू टू वर्स सर्कमस्टेंसेस, बिगड़ती हुई परिस्थितियों के कारण। दे आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, तो अभी इस कैटेगरी में आ सकती है, समझ आ गया कि नहीं? क्या तो अर्जेंसी वाली कैटेगरी में आ जाएंगी ये, मोर रिस्क हाई रिस्क, इसका रिस्क थोड़ा कम, इसका ज्यादा रिस्क है, समझ आ गया? तो और ज्यादा हाई रिस्क जोन में आ सकते हैं ये। if they are likely to become endangered if the circumstances threatening their survival and the reproduction rate do not improve। तो यदि उनको, उनके जो सर्वाइवल है, उनका जो जीवित रहने का जो चांसेस है, उनको थ्रेटन करने वाली जो परिस्थितियां, उनको नुकसान पहुंचाने वाली जो परिस्थितियां, उनमें यदि सुधार नहीं होता, उनकी जो रिप्रोडक्शन रेट है, प्रजनन की जो रेट है, उसमें सुधार नहीं होता, तो क्या है, ये कभी भी इस ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में मूव इन कर सकते हैं। तो अभी ठीक ठाक संख्या है, बट नियर फ्यूचर में क्या है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में गिर सकती है। तो इनकी संख्या बहुत और कम गिर हो सकती है। तो सुधार नहीं हुआ तो फिलहाल अभी बिगड़ रही है स्थिति इनकी। तो दीज आर वल्नरेबल मेनली बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इनका जो प्राकृतिक घर है, जंगल हमने छीन लिए, मनुष्य जंगलों का विनाश करते जा रहा है, तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हमारा पेंगुइन है और ब्लैक लंगूर, काले जो बंदर होते हैं ना मुंह वाले, ब्लैक लंगूर। तो ये वल्नरेबल स्पीसीज में है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेयर स्पीसीज। रेयर हम बोलते हैं इनको, हाईली लोकलाइज स्पीसीज भी बोलते हैं, मतलब ये संसार में कुछ सीमित इलाकों में मिलती है, बहुत छोटी संख्या में। तो इन पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और पूरे संसार में अपने स्पेसिफिक लोकेशन के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलते। ठीक है, सो रेयर स्पीसीज मतलब दुर्लभ प्रजातियां, जिनको ढूंढना भी मुश्किल है। इट इंक्लूड्स दोज स्पीसीज विच आर हाईली रेयर इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा रेयर है, दुर्लभ है। These are found in some specific locations only in small numbers, बहुत छोटी संख्या में और हाईली स्पेसिफिक लोकलाइज इलाकों में, बहुत छोटे क्षेत्रों में मिलती है। एग्जांपल हिमालयन बियर, बस हिमालयन बोला तो मतलब हिमालयन रीजन में मिलेगा पूरे संसार में। पांडा तिब्बत रीजन में मिलते हैं, याक हमारे लद्दाख रीजन में मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता संसार में। किवी न्यूजीलैंड आइलैंड जो कंट्री है उसी पे ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो रेयर, ये दुर्लभ प्रजातियों की रेयर स्पीसीज हो गई। और उसके बाद बच्चों एक अनुमान है बच्चों कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 20 लाख स्पीसीज है टोटल, और उसमें से हमको 20 लाख में से हमारे को बहुत ज्यादा स्पीसीज के बारे में आइडिया नहीं है। 10-20% से ज्यादा का हमको आइडिया नहीं, मतलब 80% ऐसी स्पीसीज है जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो हमारा ये मानना है, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसका हमको डाउट है, शक है कि इनकी संख्या, क्योंकि हमको देखने को नहीं मिलती है, मोर ऑफन हमको देखने को नहीं मिलती है, तो हमको ऐसा आइडिया की पता कि स्पीसीज तो एग्जिस्ट करती है, बट बिकॉज दे आर नॉट सीन फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो हमको ऐसा डाउट है, मतलब श्योरिटी तो नहीं है लेकिन डाउट है कि वो इनमें से किसी भी चारों हाई रिस्क कैटेगरी में आ सकती है। हो सकता है रेयर हो, वल्नरेबल हो, इंडेंजर्ड हो, ठीक है कि नहीं, या हो सकता है एक्सटिंक्ट हो गई हो, पता नहीं, इन चार में से किसी की भी कैटेगरी में हो सकती है। और पता क्यों नहीं है, क्योंकि उनके बारे में हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो दीज आर द स्पीसीज विच आर सस्पेक्टेड, डाउट है हमको, बट नॉट डेफिनेटली नोन, लेकिन हमको श्योरिटी से पता नहीं, डाउट है, टू बिलोंग टू एनी ऑफ द फोर अबव रिस्क कैटेगरीज। तो ऊपर की जो रिस्क कैटेगरीज है उनमें से किसी में भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास उनके बारे में उचित जानकारी का अभाव है, इस कारण से हमको श्योरली पता नहीं। तो ऐसी भी स्पीसीज हो सकते हैं, तो इनको कहा जाता है इनसफिशिएंटली नोन स्पीसीज। तो इनका भी वर्णन रेड डाटा बुक में किया जाता है। तो ये 5 अलग अलग कैटेगरीज होंगी। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स या फिर एम्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। जो हमारा जल संरक्षण है उसके मेन सिद्धांत, सिद्धांत मतलब उद्देश्य, क्यों करना चाहिए जल संरक्षण। तो जल संरक्षण करके हम क्या अचीव करेंगे, उसके उद्देश्य क्या है। तो बच्चों 3 मेन उद्देश्य हैं, प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है इनको। सबसे पहला, जल संरक्षण से क्या फायदा होगा, इट विल इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ। तो जल संरक्षण हमको क्यों करना चाहिए, ताकि जल की आपूर्ति बनी रहे साल भर। ऐसा नहीं हो कि कुछ महीनों में जल हमारे पास है, 3-4 महीने, तब तो किल्लत होती नहीं है और बाद में बिल्कुल जल की बिल्कुल किल्लत फेस करनी पड़ती है। हमारे यहाँ ऐसा होता है राजस्थान में, देखो गर्मियों में पानी की कमी बहुत झेलना पड़ता है, और फिर रेनी सीजन के बाद में थोड़ा मामला ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत पानी, तो नलों में भी देखना गर्मियों में पानी की सप्लाई कम हो जाती है, कभी कभार मिस भी कर देते हैं, जबकि बाद में इतना कोई दिक्कत नहीं आती है। डेजर्ट इलाकों में और भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। सो टू एंश्योर, तो अगर हम कंजर्वेशन
करते हैं, संरक्षण करते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि साल भर पानी की आपूर्ति होती रहे, हमको किल्लत फेस नहीं करनी पड़े। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज है, नदियों, तालाबों, झीलों के रूप में जो मीठा पानी के रिसोर्सेज है, अंडरग्राउंड वाटर है, इनको पॉल्यूट होने से बचाया जा सके, मिसयूज होने से बचाया जा सके। तो ये उद्देश्य हमारा दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन में। तीसरा है, एक बार हमने पानी को यूज कर लिया, बर्बाद हो गया, जैसे हमारे हमने नहा धो लिया, किचन में पानी यूज कर लिया, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको कलेक्ट करके अगर उसको हम रिसाइकिल कर पाए और जो वापस रिसाइकिल वाटर है उसको हम वॉशिंग, क्लीनिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज में यूज कर पाए, तो हमको पानी की किल्लत कम झेलनी पड़ेगी। समझ आ गया? सो टू रिसाइकिल पॉल्यूटेड वाटर, जो प्रदूषित पानी है, एक बार यूज किया गया जो पानी है उसको कलेक्ट करके वापस रिसाइकिल करो, वापस उससे अच्छा जल बाहर निकालो, वेस्ट चीजें हटा दो और उसको वापस रीयूज करो। तो ये तीन तरीके हमारे जो है, ये तीन चीजें जो है, ये आती है वाटर कंजर्वेशन के प्रिंसिपल, सिद्धांत है, उद्देश्य है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोट लिखना है हमको, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो पानी जो हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राकृतिक रिसोर्स है, उसका रख रखाव, मैनेजमेंट, संरक्षण, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, मतलब हाउ डू वी अचीव इट। ऊपर तो समझ में आया सिद्धांत, अब करें क्या, व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी डन। हम क्या करें कि पानी का संरक्षण हो सके, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जो लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। तो जो जल जो है ना, वाटर, इट इज अ साइक्लिक रिसोर्स। साइक्लिक मतलब होता है कि सीजन पे डिपेंड करता है, अभी बारिश में मिलेगा, फिर कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगा, फिर वापस बारिश में, तो हर एक साइक्लिक प्रक्रिया है। हर बार हमारे रेनी सीजन में अच्छी बारिश होती है, तो साइक्लिक रिसोर्स है। समझ में आ गया? नदियों में भी होता है कि भाई सर्दियों में तो जब खूब आइस, जो माउंटेन्स है वहां पे खूब बर्फबारी होगी, तो बर्फ अच्छी अच्छी जमा हो जाती है, कई सैकड़ों फीट ऊंची, और फिर साल भर वही पानी गर्मी में पिघल पिघल के नदियों में आता रहता है, तो वो हमको मिलता रहता है। साइक्लिक रिसोर्स है। समझ में आ गया तरीका? मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज सॉल्टी। धरती की सतह के ऊपर जो मौजूद पानी है उसमें से 75% पानी जो है वो सॉल्टी है, महासागरों के रूप में, और 1 या 2% ही ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, मीठा पानी, यूजेबल फॉर्म में, उसमें से भी अधिकतर बर्फ के रूप में जमा हुआ है, ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स। ठीक है, तो मुश्किल से 1% पानी है जो नदियों, तालाबों, झीलों के रूप में अवेलेबल है, फ्रेश वाटर। द यूजेबल फ्रेश वाटर इज लिमिटेड। समझ आ गया? तो बहुत सीमित मात्रा में है यूज करने योग्य मीठा पानी, फ्रेश वाटर। इफ इट इज यूज्ड विद प्रॉपर प्लानिंग, तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको यूज करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट फेस एनी शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। तो हमको क्या है, इसकी कमी से जूझना नहीं होगा अगर हम प्लानिंग के साथ यूज करेंगे। बर्बाद करेंगे तो मुश्किल आ जाएगी। हेंस, और यही कारण है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर कंजर्विंग लाइफ। तो जीवन को यदि हमको बचाना है, जीवन को कंजर्व करना है, तो पानी को भी कंजर्व करना जरूरी है। तो जीवन का संरक्षण पानी के संरक्षण से जुड़ा हुआ, जल ही जीवन है, आपने सुना हुआ टैगलाइन। इट कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स। और ये जो निम्नलिखित जो उपाय हैं, मेजर्स हैं, ये अगर हम इन पे ध्यान दें, इन उपायों को करें, तो पानी का संरक्षण एक इफेक्टिव वे में किया जा सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, पानी को नेशनल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी घोषित कर देना चाहिए। ये किसी की पर्सनल जायदाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पानी पे किसी एक जने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अब इसके तहत बच्चों कई होते हैं, लोग बोरिंग कर लेंगे, पानी निकाल लेंगे और बेचेंगे उसको, तो ये इसकी कमर्शियलाइजेशन पे इसके लगाम लगाई जानी चाहिए। ये वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है और ये नेशनल प्रॉपर्टी है, और नेशनल प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं सकता। आप मुझे बताओ, किसी जंगलों में जाके जंगल काट करके बेच सकते हो क्या? आप पहाड़ को खोद करके बेच सकते हो क्या? आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो पानी भी किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इवन लोग जो बोरिंग कराते हैं ना, बोरिंग, वो भी एक तरह से वेस्ट है, क्योंकि वो भी इलीगल है, क्योंकि बोरिंग जो होता है वो पानी पे सभी का अधिकार होना चाहिए। एक आधा पर्सन कोई बोरिंग से पानी निकालता है और फिर उसको बेचता है, तो उसका जो ट्रेडिंग होती है उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। तो वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड ए नेशनल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। समझ आ गया? अमूल्य संपदा, अमूल्य प्रॉपर्टी, वो भी राष्ट्र की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कंट्रोल ऑन पर्सनल बोरिंग्स, जो लोग अपनी पर्सनल बोरिंग लगा लेते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे हैं वो लोग बोरिंग कर लेते हैं, तो इससे क्या है, जो प्रेशियस वाटर है उसका वेस्टेज, हनन होता है। ठीक है, वो पानी जो कि लोग नॉर्मली पीने के लिए काम में लाया जाना चाहिए, लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए वेस्टफुल तरीके से यूज करते हैं। तो कंट्रोल ऑन पर्सनल बोरिंग्स टू एक्सप्लॉइट प्रेशियस ग्राउंड वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन यूज। इंडस्ट्रीज में और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बोरिंग वाला पानी यूज नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल शुद्ध, साफ, मीठा पानी, पीने योग्य पानी है, उसको इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम क्या है, दूसरा जो रिसाइकल वाटर, वो क्यों ना यूज करें। समझ में आ गया कि नहीं? क्या रिसाइकल वाटर यूज करना चाहिए, ये बोरिंग वाला पानी यूज नहीं करना चाहिए जो कि मीठा पानी होता है। उसके बाद प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर एट होम्स। हमारे घरों में कई प्रकार से पानी का वेस्टेज होता है, उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। तो कोई अगर हमारा नल वगैरह लीक हो रहा है तो रिपेयर कर दिया जाए, क्योंकि नाली में बह जाएगा व्यर्थ पानी। वाटर रिलीज फ्रॉम किचन में भी यूज इन किचन गार्डन और लॉन। तो हमारे लॉन में कोई घास उस लगी है, पौधे लगे हैं, किचन गार्डन है, उसमें जो हमारा किचन का पानी है उसमें नॉर्मली साबुन वगैरह कुछ ज्यादा नहीं होता, तो किचन में जो धोने वाला पानी होता है उसको हम नॉर्मली हमारे किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं।
प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन एरियाज फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी, जहां पे पानी की कमी होती है, किल्लत वाले जो इलाके हैं, खासकर डेजर्ट इलाके, वहां पे क्या है, बारिश में जो पानी आपको मिलता है उसको सुरक्षित भंडारण कर लेना, उसको स्टोरेज करना, ये प्रैक्टिस करना हमको सीखना होगा। छतों पे पानी कलेक्ट करो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाओ, उसमें जमा कर लो, साल भर की आपूर्ति हो जाएगी। अगर पीने पीने के लिए यूज किया जाए, नहाने धोने का दूसरा पानी आप यूज कर सकते हो, बेकार। अडॉप्टिंग रिवर कॉम्बिनेशन, बच्चों कई आज हम देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, जूनागढ़ साइड में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, ठीक है कि नहीं? तो हर साल ऐसा होता है कि कुछ जो बहुत बड़ी नदियां हैं वहां तो खूब सारी बाढ़ आ जाती है, और कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल सूखे ही रहते हैं, राजस्थान जैसा इलाका फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं, जो सूखी नदियां हैं, हमारे राजस्थान में कम से कम 50-60 ऐसी नदियां जो सूखी हैं, पानी कभी बहता ही नहीं उनमें। तो अगर जो ड्राई जोन है वहां पे जो सूखी नदियां, उनको जोड़ दिया जाए एवरग्रीन नदियों से, तो बच्चों जो जिन नदियों में बाढ़ आती है वो पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर ऐसे इलाकों में पहुंच पाएगा जहां पे इलाके सूखे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बाढ़ पे लगाम लगाई जा सकती है। इसको बोलते हैं रिवर कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। तो अडॉप्टिंग रिवर कॉम्बिनेशन, सभी नदियों को आपस में जोड़ दो, पूरा जाल जैसा बन जाए, तो पानी यूनिफॉर्मली पूरे देश में फैल जाएगा, तो किसी भी जगह बाढ़ नहीं आएगी, नुकसान नहीं होगा, जो कि हर साल काफी खर्चा करना पड़ता है, बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो अडॉप्टिंग रिवर कॉम्बिनेशन टू प्रिवेंट फ्लड, तो इससे बाढ़ पे लगाम लगाई जा सकती है, एंड एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर। तो पानी जो है बट करके हर जगह पहुंचेगा, पूरे लैंड एरिया पे अच्छी सिंचाई हो जाएगी, खेती बाड़ी के काम में आ जाएगा, पूरा डेवलपमेंट होगा रीजन का, और इससे एक अच्छी तरीके से पानी का यूज हो पाएगा, बर्बाद नहीं होगा पानी, नुकसान नहीं पहुंचेगा। अधिक पानी भी आ जाता है, बाढ़ होती है, तो उससे कोई फायदा थोड़ी होता है, फसलें चौपटी हो जाती हैं बाढ़ के पानी से। प्रैक्टिसिंग रिसाइकलिंग ऑफ वाटर फॉर रीयूज, एक बार पानी यूज कर लिया, उसको सीवेज वाटर जो है, बेकार नाली वगैरह का पानी, उसको कलेक्ट करके बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, वहां से पानी को वापस रिसाइकल करके वेस्ट मेटल्स को डिकम्पोज करके बैक्टीरिया जर्म्स की मदद से, और जो रिसाइकल वाटर्स को हम इरिगेशन के लिए, या फिर हम रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे कंस्ट्रक्शनल पर्पज के लिए काम में ला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रीयूज में मदद मिलेगी रिसाइकलिंग करके, तो पानी के जो रिसोर्सेज एक्जिस्टिंग उस पर दबाव कम होगा। प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनके पोल्यूशन जो होता है, उनका जो प्रदूषण है, उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए, उनको हम पोल्यूट ना करें, ठीक है? इंडस्ट्रीज वगैरह को वाटर रिसोर्सेज से दूर सेटअप करें, नदी नाले जो है हमारे, उनको पोल्यूट होने से बचाएं। कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो भूमि का जो भूमिगत जल है उसका बहुत अधिक ज्यादा यूज ना होना चाहिए। तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज ये काम बहुत करती हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वो इस ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा धड़ल्ले से यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये पानी जो है पीने का पानी है, सॉफ्ट वाटर है, ये सिंचाई के काम आ सकता है, इसको हमको कमर्शियल लेवल पे यूज ना करें, इसको हनन नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और इरिगेशन सिंचाई के जो आधुनिक तरीके हैं जिसमें कि पानी की बचत होती है, जैसे कि मैंने बताया था पहले, ड्रिप सिस्टम है और स्प्रिंकलर सिस्टम, इनका यूज को बढ़ावा देना, और जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनका यूज कम कर देना, जो कि पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। ये बच्चों हो गया हमारा क्या, वाटर कंजर्वेशन के जो है तौर तरीके हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हम हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है उनका संरक्षण कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से समझ के पूरा नोट कर लेंगे, टॉपिक मुश्किल नहीं है। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली वाटर, उसको कैसे कंजर्व करना है, इसका हमने आज तरीके देखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जस्ट मैंने अभी समझाया, ठीक है? तो उसको समझ के अच्छे से आप लोग नोट कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।